सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की ये जो कहानी है वो 15 अगस्त स्पेशल होने वाली है, तो मैं उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो का जो लाइक एम है वो कल की तरह 500 लाइक्स रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कंप्लीट कर देंगे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी के सभी लाइक कर दें और अपने अपने हेडफोन्स लगा लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। हमें 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द अचीव करने हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो लगा लीजिए अपने अपने हेडफोन्स, शुरू करते हैं कहानी को। जमा देने वाली बर्फबारी में रवि अपने देश की सुरक्षा कर रहा था। वो अपनी गन लेकर चारों तरफ नज़र रख रहा था। तभी अचानक से उसके पास उसी का एक साथी आया और उसने कहा, रवि एक खुशखबरी है। और फिर रवि ने पूछा, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? और फिर उस दूसरे फौजी ने कहा, अरे हमने छुट्टी के लिए अर्जी दी थी ना, वो मंजूर हो गई है, हमें छुट्टी मिल गई है। और जैसे ही रवि ने ये बात सुनी तब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, और फिर रवि ने कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत दिन हो गए मैंने माँ की शक्ल तक नहीं देखी। काफ़ी दिनों से अर्जी दे रहा था, अब जाकर मंजूर हुई है। हाँ, और तुम्हारी भी छुट्टी मंजूर हो गई ना? और फिर उस दूसरे फौजी ने खुशी से हाँ कहा। और फिर रवि ने कहा, बढ़िया है, तुम भी अपने परिवार से मिल लेना। अगले ही दिन रवि अपने घर की ओर निकल पड़ा। काफ़ी महीनों बाद उसने अपनी गांव को देखा। वहाँ की जो हवा थी वो रवि के लिए अमृत की तरह काम कर रही थी। जैसे ही उसने अपने गांव की हवा में सांस लेनी शुरू करी, वो हवा उसे अंदर ही अंदर से ठीक करने लगी। रवि की जो सारी थकावट थी वो सब गायब हो गई। अपने गांव को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और अपना सामान उठाकर वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रवि अपने घर पहुंचा और उसने देखा कि उसकी माँ आंगन में काम कर रही थी। और फिर रवि ने कहा, माँ मैं आ गया। और जैसे ही रवि की माँ ने रवि को देखा तब वो खुशी से रवि के पास चलती हुई आई और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी, कैसा है तू? और फिर रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मैं ठीक हूँ, माफ़ करना वो छुट्टी मिल नहीं रही थी, बहुत अर्जी थी, अब जाकर हाँ कबूल हुई। रवि ने अपना बैग और सामान जितना भी था सब रखा और चारपाई पर आराम करने के लिए बैठ गया। तभी उसके घर के सामने से कुछ लड़के गुजर रहे थे और जैसे ही उन लड़कों ने रवि को देखा तब उन्होंने कहा, अरे रवि भाई आप आ गए, आपका कितना इंतज़ार कर रहे थे हम। कितने दिन हो गए हम आपसे मिले नहीं, कहीं हमें भूल तो नहीं गए? हाँ हम पुराने दोस्त हो गए ना। और फिर रवि ने कहा, अरे नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। रवि के दोस्तों ने कहा, रवि भाई हम चौक पर बैठे हैं, वहीं पर आ जाना। और फिर रवि ने हाँ में सर हिलाया। रवि नहा धोकर फिर चौक पर पहुंचा जहां पर उसके दोस्त बैठे हुए थे। और जैसे ही रवि के दोस्तों ने रवि को देखा तब उन्होंने कहा, आइए आइए सर जी यहाँ बैठ जाइए। और फिर रवि ने कहा, अरे बेवकूफ़ो तुम मुझे सर जी क्यों कह रहे हो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। और फिर उन्होंने कहा, अरे दोस्त थे यार, अब तो तुम फौजी बन गए। और फिर रवि ने कहा, अरे तो फौजी हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो इंसान ही, और हम जैसे पहले बात करते थे वैसे ही बात करो। ये सरजी वर्जी मुझे पसंद नहीं आ रहा तुम्हारे मुंह से। मैं अभी फौजी नहीं हूँ, मैं अभी छुट्टी पर आया हूँ, मैं अभी रवि हूँ तुम्हारा दोस्त। और फिर रवि के दोस्तों ने कहा, और बता रवि भाभी कैसी है?
और फिर रवि ने हंसते हुए कहा, हाँ अब ठीक है। अच्छा अच्छा आके बैठ जा यार। और फिर रवि वहाँ पर बैठ गया। और फिर रवि के दोस्तों ने पूछा, बता यार रवि, कैसे होता है मतलब वहाँ पर फौजी, मतलब क्या क्या करना पड़ता है? और फिर रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करना पड़ता है, वही देश की सेवा। पोस्टिंग के हिसाब से होता है। कभी कभी ऐसी जगह पोस्टिंग लग जाती है जहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि मुंह खोलते ही गला जो है वो सूख जाता है। और कभी कभी इतनी ठंड में पोस्टिंग होती है कि अगर 1 मिनट अपने हाथ पैर ना हिलाओ तो हाथ पैर जमने लगते हैं। 24 घंटे हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। और फिर रवि के दोस्तों ने कहा, अरे यार सैल्यूट है यार, इतना हार्ड वर्क, गर्व है तेरे ऊपर, हमें ही नहीं सिर्फ पूरे गांव को। तू देश के लिए इतना सब कर रहा है। और फिर रवि ने कहा, मुझ पर ही क्यों, उस हर फौजी पर, हिंदुस्तान के हर इंसान को गर्व होना चाहिए। तभी रवि के दोस्तों ने कहा, देख रवि कोई आ रहा है। और रवि ने फिर पीछे मुड़कर देखा। तब उसने देखा जिस लड़की से रवि प्यार करता था वही लड़की वहां से गुजर रही थी। और वो लड़की रवि को घूर रही थी। रवि को पता चल गया कि आखिर अब क्या होने वाला है। और फिर रवि के दोस्तों ने कहा, लगता है रवि तेरी खैर नहीं है, काफ़ी गुस्से में लग रही है भाभी। और फिर रवि ने कहा, लगता तो ऐसे ही है, कोई नहीं मैं मिलकर आता हूँ। रवि कुछ ही देर बाद उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो उस लड़की से मिलता था जिससे वो प्यार करता था। उस लड़की का नाम नेहा था। जैसे ही रवि वहां पर पहुंचा तब उसने देखा कि नेहा वहां पर इंतज़ार कर रही थी। और नेहा ने जैसे ही रवि को देखा तब उसने अपना जो मुंह था वो दूसरी ओर कर दिया। और रवि को पता चल गया कि नेहा बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और फिर रवि ने कहा, अरे क्या हो गया, तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रही हो। और फिर नेहा ने कहा, हाँ तो क्या करूं, इतने दिन हो गए तुमने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। पिछले 1.5 साल से तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरस गई और तुम हो कि अब आ रहे हो। और फिर रवि ने कहा, अरे मैं छुट्टी के लिए काफ़ी दिनों से अर्जी दे रहा था, लेकिन अब जाकर मंजूर हुई तो क्या कर सकता हूँ। अब अपनी मर्जी तो चलती नहीं है ना कि मैं जब मर्जी आ जाऊं। और फिर नेहा ने मुंह फुलाते हुए कहा, मेरी जितनी भी सहेलियां थी सबकी शादी हो गई है, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। और जिनकी नहीं हुई है उनके जो बॉयफ्रेंड है वो कितना खुश रखते हैं उनको। उनके बॉयफ्रेंड भी तो काम करते हैं और एक तुम हो 1.5 साल तक मुंह नहीं दिखाते। और फिर रवि ने कहा, अरे एक फौजी की ज़िंदगी में और एक आम इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क होता है। और फिर नेहा ने कहा, तो मैंने तो मना किया था ना फौजी बनने के लिए, कुछ और बन जाते, इतने सारे काम है दुनिया में, तुम्हें सिर्फ फौजी ही बनना था क्या। और फिर रवि ने कहा, अगर सारे लोग यही सोचने लगे तो बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा कौन करेगा। और रही बात शादी की, तो मैं जैसे ही प्रमोशन मिलेगा वैसे ही शादी कर लूँगा, थोड़ा सब्र तो रखो। और फिर नेहा ने कहा, 1.5 साल तक मुंह देखने को नहीं मिलता और कितना सब्र रखना है। और फिर रवि ने कहा, अरे यार तुम लड़कियों को समझाना बहुत मुश्किल है, बता तो रहा हूँ यार, एक फौजी की ज़िंदगी और एक आम जिंदगी काफ़ी अलग होती है। और फिर नेहा ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं घर जा रही हूँ। और नेहा वहाँ से जाने लगी। तभी रवि ने कहा, हाँ जाओ जाओ, गांव के पास में एक काफ़ी खूबसूरत मेला लगा है, मुझे लगा था कि हम दोनों साथ में चलते, लेकिन तुम घर जा रही हो, जाओ जाओ कोई बात नहीं। और फिर नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे मैं कहाँ जा रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी, बताओ कब चलना है। और रवि हंसने लगा। और रवि ने हंसते हुए कहा, परसों चलेंगे, अब मैं घर जा रहा हूँ। रवि अपने घर आ गया और उसके बाद उसने खाना खाया और अपने माता पिता से ढेर सारी बातें करी। रवि ने बताया कि वो वहाँ पर कैसे ड्यूटी करता है और कैसे रहता है। रवि के माता पिता को रवि पर गर्व महसूस हो रहा था। और फिर वो दिन आया जिस दिन रवि ने नेहा को वादा किया था कि वो उसे मेला घुमाने के लिए ले जाएगा।
रवि तैयार होकर वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर नेहा और वो मिलते थे। और जब रवि वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा नेहा वहाँ पर तैयार होकर खड़ी थी। और जैसे ही रवि ने नेहा को देखा तब उसकी जो आंखें थी वो नेहा पर ही टिक गई। और नेहा ने रवि को देखते हुए कहा, अब देखते ही रहोगे या चलना भी है? और फिर रवि ने हंसते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। नेहा मुस्कुराने लगी और वो दोनों मेला देखने के लिए जाने लगे। जैसे ही वो मेले के अंदर पहुंचे तो उन्होंने वहाँ का नज़ारा देखा तो वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत झूले लगे हुए थे और वहाँ पर कई सारे लोग आए हुए थे। नेहा ने जैसे ही वहाँ पर झूलों को देखा तब नेहा ने कहा, मुझे झूला झूलना है। और फिर रवि ने कहा, नहीं, पहले मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं। उन दोनों ने पहले वहाँ पर आइसक्रीम खाई और फिर वो दोनों साथ में मेला घूमने लगे। उन दोनों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। तभी नेहा की नज़र एक घड़ी पर पड़ी और नेहा ने कहा, वो घड़ी देखो, वो घड़ी चाहिए मेरे को। और फिर रवि ने उस घड़ी की तरफ देखा और वो दोनों उस दुकान पर पहुँचे। रवि ने उस दुकानदार से कहा, जी ये घड़ी कितने की है? और फिर उस दुकानदार ने कहा, जी ये घड़ी तो थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन काफ़ी अच्छी है। और फिर रवि ने कहा, आप कीमत बताइए। जिसके जवाब में उस दुकानदार ने कहा, जी मैं 5,000 में आपको दे दूंगा। और जैसे ही रवि ने उस घड़ी की कीमत सुनी तब वो हैरान रह गया और उसने नेहा की शक्ल देखी। नेहा को पता चल गया कि घड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है और उसने मुंह लटकाते हुए कहा, रहने दो, हम कुछ और ले लेंगे। और फिर रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ और क्यों, यही लेंगे, आप ये घड़ी पैक कर दीजिए। और फिर नेहा ने जब ये बात सुनी तब वो हंसने लगी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रवि ने वो घड़ी अपने हाथों से नेहा को पहना दी। नेहा और रवि साथ में घूम ही रहे थे, तभी रवि एक आदमी से टकरा गया और उस रवि के टकराने से उस आदमी के हाथ में एक बैग था, वो ज़मीन पर जा गिरा। और फिर रवि ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। ये कहकर रवि उस आदमी के बैग को उठाने जा ही रहा था, तभी उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं खुद उठा लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं उठाने की। और फिर उस आदमी ने वो बैग उठाया और वहाँ से चल दिया। नेहा ने रवि को देखते हुए कहा, काफ़ी अजीब आदमी था ना? और फिर रवि ने कहा, हाँ अजीब तो था। और फिर नेहा की नज़र एक और झूले पर पड़ी और नेहा ने कहा, चलो ना उस झूले पर भी झूलते हैं। और फिर रवि ने कहा, अरे यार, दिन भर से तो झूला ही झूल रही हो, छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता, तुम्हारा सर चकराने लगेगा, जब उल्टियाँ करोगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। और फिर नेहा ने जिद पकड़ ली और रवि ने कहा, यार तुम तो छोटी बच्ची हो, बार बार जिद करने लगती हो। वो दोनों उस झूले के पास पहुंचे और फिर रवि ने कहा, अरे यहाँ पर, अरे सबसे पहले हमें टिकट लेनी होगी ना। अब ये टिकट काउंटर पता नहीं इन्होंने कहाँ बनाया हुआ है। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं टिकट लेकर आता हूँ, और कहीं जाना मत। तुम्हारा फ़ोन है ना तुम्हारे पास? और फिर नेहा ने हाँ में सर हिलाया। और फिर रवि ने कहा, मैं टिकट लेकर आता हूँ, ठीक है, यहीं पर खड़ी रहना। रवि वहाँ से टिकट काउंटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने आसपास देखा तो उसे कहीं वो टिकट लेने वाला काउंटर नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी और वो वही आदमी था जिससे रवि थोड़ी देर पहले टकराया था। और उस आदमी को देखकर रवि काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वो जो आदमी था उसके हाथ में कुछ अजीब सी चीज़ थी और वो चीज़ किसी रिमोट की तरह लग रही थी। रवि ने जैसे ही उस आदमी को देखा तब रवि ने उस आदमी से कहा, सुनो, हाँ तुम रुको ज़रा। और उस आदमी ने जैसे ही रवि को देखा वो वहाँ से तेज़ी से भागने लगा। और फिर रवि को समझ आ गया कि हो ना हो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रवि भी उस आदमी के पीछे पीछे भागने लगा। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, उस आदमी को पकड़ो जल्दी।
लोग उसको पकड़ने जा ही रहे थे, तभी अचानक से उस आदमी ने एक बंदूक निकाल दी और उसने लोगों की तरफ तान दी और कहा, अगर मेरे पास आए तो मैं भून कर रख दूंगा। उस आदमी के हाथ में बंदूक को देखकर वहां पर खड़े सारे लोग काफी ज्यादा डर गए और सब दूर दूर हट गए। लेकिन रवि ने उस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा और उस आदमी का पीछा करता रहा। वो आदमी भागते हुए उस मेले से बाहर निकल गया। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र वहाँ पर एक मीट शॉप पर पड़ी और जैसे ही उसकी नज़र मीट शॉप पर पड़ी तब उसने वहाँ पर एक धारदार चाकू देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। रवि ने उस चाकू को उठाया और उस आदमी की तरफ काफ़ी तेज़ी से फेंका और वो चाकू सीधा निशाने पर लगा। वो सीधा उस आदमी की पीठ के अंदर जाकर घुस गया और जैसे ही वो चाकू उस आदमी के पीठ में घुसा, वो जो आदमी था वो वहीं पर चिल्लाने लगा। लेकिन सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि चिल्लाने के बावजूद भी वो हंस रहा था। उसने हंसते हुए वही रिमोट निकाला और रवि की आंखों में खौफ साफ साफ देखा जा सकता था और उस आदमी ने हंसते हुए वो बटन दबा दिया और उसके बटन दबाते ही वो जो मेला था वहाँ एक बहुत जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से उस मेले में जितने भी लोग थे सबके चीथड़े उड़ गए और चाकू उस आदमी के काफ़ी अंदर तक घुस चुका था, जिसकी वजह से वो आदमी भी मर गया। लेकिन मरते मरते भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रवि ने जैसे ही वहाँ का नज़ारा देखा तो वहाँ चीख पुकार मच गई। हर तरफ मातम पसरा हुआ था। वहाँ पर लाशों का ढेर लग गया था और जो लोग जिंदा बचे थे वो तड़प रहे थे। ये बात न्यूज़ में आग की तरह फैल गई। रवि वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। अपने लोगों को वहाँ पर तड़पते हुए मरता हुआ देखकर रवि का जो दिल था वो पूरी तरह से टूट गया था। उसने वहाँ पर देखा नेहा की लाश खून से लथपथ वहीं ज़मीन पर पड़ी थी और नेहा की लाश को देखकर रवि के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। 5 से 6 दिनों तक रवि लगातार रोता रहा। एक कमरे में बंद होकर वो अपने आप को कोसता रहा कि शायद उसे उस आदमी पर पहले शक हो जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा होने से टल जाता। वो 1 हफ्ते तक लगातार रोता रहा। उसकी जो हालत थी वो ख़राब होती जा रही थी। नेहा की यादों में वो पागल सा होता जा रहा था। तभी एक दिन उसका फ़ोन बजा और जैसे ही रवि ने फ़ोन उठाया तभी सामने से आवाज़ आई, सोल्जर रवि। हाँ, हमें काफ़ी ज़्यादा दुख है। हमें पता चला आपके गांव के पास में जो मेला लगा था उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें कई सारे लोगों की जान चली गई। हम सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन हम सभी कमज़ोर नहीं पड़ सकते। मैं चाहता हूं आप अभी के अभी यहाँ पर आएं। रवि ने अपने आंसू पोंछे और बिना कोई देरी किए मिलिट्री कैंप की ओर निकल गया। वहाँ के कमांडर ने बताया, सोल्जर्स, जैसा कि आप सभी को पता है कुछ दिनों पहले यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और बॉम्ब ब्लास्ट में हमारे कई सारे आम लोग मारे गए हैं। वहाँ जितने भी फौजी थे सबकी आंखों में आंसू थे। सब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। और तभी उस कमांडर ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ इन दिनों में जो आपके दिल के अंदर बदले की आग होगी वो बुझी नहीं होगी। क्या आप सभी तैयार हैं बदला लेने के लिए? और फिर वहाँ पर मौजूद सारे फौजियों ने कहा, जी सर, हमें बदला लेने के लिए भले ही अपनी जान देनी पड़े, लेकिन हम उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे जो इस बॉम्ब ब्लास्ट का जिम्मेदार है। और फिर उस कमांडर ने एक नक्शा दिखाया और कहा, उस फोर्स का लीडर बनाया। और उसके बाद उस कमांडर ने कहा, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट किया है वो किसी और ने नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन ने किया है। और हमें पता चला है उस आतंकवादी संगठन के लोग जो हैं वो जंगलों में छुपकर बैठे हुए हैं। हमें उनके ठिकाने के बारे में पता चल गया है और अब बस देर है तो वहां जाकर उन्हें निपटाने की।
तो सोल्जर्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भारतवासियों को निराश नहीं करेंगे। जितने भी लोग मरे हैं उन सब का बदला हमें लेना है। वहां कैंप में मौजूद सारे फौजी गुस्से से भरे हुए थे। सबने अपने अपने जो वेपन्स थे उन्हें तैयार किया और उसके बाद रवि उस पूरी फोर्स को लेकर एक हेलीकॉप्टर में बैठ गया और वो हेलीकॉप्टर उस जंगल में पहुंचा जहां पर वो आतंकवादी संगठन का कैंप बना हुआ था। उन सभी ने हेलीकॉप्टर में ही भारत माता की जय कहा और उसके बाद वो सभी एक एक करके उस हेलीकॉप्टर से पैराशूट पहनकर कूद गए। वो सारे धीरे धीरे उस जंगल में उतर गए और उसके बाद रवि ने सबको ऑर्डर दिया, किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम आ गए हैं। जितने भी आतंकवादी वहां पर पहरा दे रहे हैं सबसे पहले उन्हें निपटाओ। वो सारे फौजी बिना कोई आवाज किए उन आतंकवादियों के कैंप के पास पहुंचे और फिर रवि ने 2 फौजियों को ऑर्डर दिया, वहां पर जो आतंकवादी खड़े हैं सबसे पहले उन्हें निपटा दो, ध्यान रखना उनके मुंह से जरा से भी आवाज ना निकले। तभी वहां से 2 फौजी बाघ की तरह दबे पांव उन आतंकवादियों के पास पहुंचे और देखते ही देखते उन फौजियों ने उन आतंकवादियों का काम खत्म कर दिया। उन आतंकवादियों के मुंह से आवाज भी नहीं निकली और उन फौजियों ने उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी तरफ रवि के बगल में एक और फौजी खड़ा था और रवि ने उस फौजी से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम भूल गया। जिसके जवाब में उस दूसरे फौजी ने कहा, मेरा नाम आसिफ है। तभी वहां पर खड़े एक आतंकवादी की नजर उन फौजियों पर पड़ गई और जैसे ही उस आतंकवादी को पता चला कि फौजी वहां पर हैं, तभी उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके चिल्लाते ही वहां कैंप से कई सारे आतंकवादी बाहर बंदूक लेकर खड़े हो गए और अब जो लड़ाई थी वो आर या पार की थी। उन आतंकवादियों के पास काफ़ी खतरनाक हथियार थे। वो जितने भी आतंकवादी थे वो सब के सब काफ़ी बड़ी बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फौजियों के पास काफ़ी ज़्यादा हाईटेक एडवांस वेपन्स थे और उससे भी ज़्यादा उनके दिलों में गुस्सा भरा हुआ था। और उसी गुस्से का इस्तेमाल करते हुए उन सारे फौजियों ने वहाँ पर जितने भी आतंकवादी थे सबके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी। लड़ाई के दौरान तभी वो आतंकवादी अपने आप को बॉम्ब से उड़ाने लगे और उनके खुद को बॉम्ब से उड़ाते वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से कई सारे फौजी घायल हो गए और कई लड़ने लायक ही नहीं बचे। फौजी बहुत ज़्यादा घायल थे, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उन्हें जैसे भी करके उन आतंकवादियों को मारना है। रवि ने देखा कि बगल में आसिफ घायल पड़ा हुआ था। रवि ने आसिफ से कहा, आसिफ 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 क्या तुम ठीक हो? क्या तुम लड़ सकते हो? और तभी वहां पर 2 आतंकवादी आए और उन्होंने रवि को देखते हुए कहा, अब वो नहीं लड़ सकता। और तभी उन आतंकवादियों ने आसिफ की शक्ल देखी और उन्होंने आसिफ से कहा, तुम मुसलमान हो और मुसलमान होकर मुसलमान से ही लड़ रहे हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। तुम हमारे धर्म के हो, हम तुम्हें एक मौका देते। इनका साथ छोड़कर हमारे लिए लड़ो। हम सभी इस्लाम धर्म के लिए लड़ते हैं। तुम भी मुसलमान हो, तुम भी इस्लाम धर्म के लिए लड़ो। और जैसे ही ये बात आसिफ ने सुनी, तब आसिफ ने कहा, तुम सभी इस्लाम धर्म के लिए लड़ते हो? ये कहते हुए तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? इस्लाम कभी भी किसी भी बेकसूर की जान लेने के लिए नहीं कहता। और तुमने बॉम्ब ब्लास्ट करके कितने बेकसूरों की जान ले ली, अंदाजा भी है? इस्लाम कहता है जिस मिट्टी का खाओ उसके लिए अपनी जान भी दे दो। और तुम्हें लगता है
मैं डर कर तुम्हारा साथ देने लगूंगा। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से आज मुसलमानों को आतंकवादी समझा जाता है। तुमसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का कोई भी नहीं है। यह कहकर आसिफ ने अपने पैर में जो जूता था उस जूते के अंदर छुपाया हुआ एक चाकू निकाला और उस आतंकवादी के पेट में घुसा दिया। वहीं दूसरी तरफ रवि ने दूसरे आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया। तभी वहां पर एक आतंकवादी बंदूक लेकर आया। तभी वो फायर करने ही वाला था। रवि ने वहां पर फिर जो देखा, उसे देखने के बाद उसकी जो आंखों में आंसू थे वो रुके नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि नेहा वहीं पीछे खड़ी थी और न जाने कैसे वो आतंकवादी फायर कर ही नहीं पा रहा था। और इसी बात का फायदा उठाकर रवि ने उस आतंकवादी को भी मौत के घाट उतार दिया। नेहा की आंखों में भी आंसू थे और देखते ही देखते नेहा वहां से गायब हो गई। तभी वहां पर जितने भी फौजी थे जो कि काफी घायल थे, वो सब रवि के पास आए और आसिफ ने रवि से कहा, भाईजान आप ठीक तो हैं? और फिर रवि ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं। हाँ। रवि पूरी रात रोता रहा। उससे जो अपने आंसू थे वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। वहाँ पर जो आतंकवादी थे सबकी लाशें बिछी हुई थी और वहाँ पर हेलीकॉप्टर आया और सारे फौजियों को लेकर बेस में चला गया। उन सभी फौजियों को सम्मानित किया गया और देश के जितने भी दुश्मन थे सबके पास एक मैसेज चला गया कि जो भी देश के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बहुत ज़्यादा भयानक होगा। तो ये कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। तो यार अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम आपको पता ही है 500 लाइक्स का है, तो प्लीज़ यार कंप्लीट कर देना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। कहानी आपको कैसी लगी, आपके दिमाग में मतलब जो भी है सब कुछ कमेंट में बता दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।